फिक्शन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी मॉड्यूल के अंदर आज पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है, क्योंकि पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6380 किलोमीटर के आसपास है और इस 6380 किलोमीटर के अंदर आप देखेंगे तो जो ड्रिलिंग हुई है पृथ्वी के ऊपर वो मैक्सिमम 11 किलोमीटर की हुई है और वो भी कोला पेनिनसुला में, कोला प्रायद्वीप के अंदर। तो 11 किलोमीटर की ड्रिलिंग करके लगभग 6400 किलोमीटर की रेडियस के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे किया गया है। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण उत्तर है वो है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके, क्योंकि जो भूकंपीय तरंगों का जब अध्ययन किया जाता है तो उनके अध्ययन से पता चलता है कि कहां पे ठोस है, कहां पे द्रव्य है और कहां पे गैसेज है, जिसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तविक में है किस प्रकार की, इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर्स में भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक भाग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो ऊपरी भाग है इसको कहा जाता है क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी भी कहते हैं। दूसरा जो है इसको कहा जाता है मेंटल और थर्ड जो है इसको कहा जाता है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा जाता है। यह सबसे बाह्य भाग है और इस भाग को क्या कहा जाता है, ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी भूपर्पट्टी, और इसको कहा जाता है निचला क्रस्ट। ठीक है, तो ऊपरी क्रस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऊपरी क्रस्ट है इसकी मोटाई लगभग मानी जाती है 28-29 किलोमीटर तक, है ना। और पूरे क्रस्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो ये लगभग 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है ना। कितनी मानी जाती है? 70 किलोमीटर तक। अब देखिए ये जो ऊपरी क्रस्ट है, ये ऊपरी क्रस्ट मुख्यतः किस चीज से बना हुआ है? इसको सियाल कहा जाता है, मतलब ये सिलिकॉन प्लस अल्युमिनियम से बना हुआ है, समझ रहे हैं। और जो निचला क्रस्ट है इसको सीमा कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, समझ रहे हैं आप लोग। सियाल और दूसरा सीमा, है ना। अब ये सियाल और सीमा के अंदर फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो सियाल है ये मुख्यतः है क्या, तो यह मुख्यतः जो स्थलीय भाग है क्रस्ट का उसको कहा जाता है, और जो सीमा है वो मुख्यतः जो जलीय भाग है इसको कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो सियाल और सीमा है इसकी अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो ये जो घनत्व है इसका ऊपरी का ये है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और निचले क्रस्ट का जो है ये है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा जैसे ही एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, ये जो थोड़ा सा जो ट्रांजिशन फेज होता है इस स्थान को डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता, ठीक है, क्योंकि ये एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहा है, एक परत से दूसरे परत में जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। अब इसके अंदर जो मेंटल है इस मेंटल को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक को कहा जाता है ऊपरी मेंटल और दूसरे को कहा जाता है निचला मेंटल। ठीक है, ऊपरी मेंटल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और यह फीचर है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पाया जाना। ठीक है, तो पहले तो घनत्व की बात कर लेते हैं। तो ये जो मेंटल का जो घनत्व होता है ये 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। और यहां पे आपको मैंने बताया कि
रेडियो सक्रिय तत्वों का पाया जाना काफी महत्वपूर्ण है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खासियत क्या होती है कि ये कंटिन्यूअस बेसिस पर एनर्जी का एमिशन करते रहते हैं, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। और इस ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण यहां पर जो भी गैस, यहां पर जो भी आपको सब्सटेंसेस हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर लेते हैं और वो किस फेज में आ जाते हैं, तो लिक्विड फेज में आ जाते हैं। बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खासियत क्या है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंटिन्यूअस बेसिस पर एनर्जी का एमिशन करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, क्या करते हैं, ये ऊर्जा का उत्सर्जन, और जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो उसके कारण यहां पर जो भी पहले से खनिज पदार्थ है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट को अचीव कर लेते हैं। और इसी के कारण इस जगह पे क्या होता है कि एक विस्कस फेज पाया जाता है। और यही विस्कस फेज जो है मैग्मा चेंबर है, यही विस्कस फेज पृथ्वी के ऊपर आने वाली ज्वालामुखियों का कारण है। यही विस्कस फेज जो है वो पृथ्वी के अंदर कई सारी जो आंतरिक स्थलाकृति हैं उनको बनने का कारण, ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसको क्या कहा जाता है, मैग्मा चेंबर कहा जाता है। तो हमने देखा कि ये जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है, यह ऊपरी भाग किस अवस्था में, विस्कस फेज में है, ठीक है, तरलीकृत अवस्था में है, ठीक है। और उसके बाद जो लोअर मेंटल है वो जो है वो फिर से क्या मिलता है, वो फिर से सॉलिड फेज में पाया जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग को। हाँ, एक बात और कि मेंटल का जो टोटल जो ये चौड़ाई होती है वो कहां तक जाता है, ये वाला जो जगह है ये कहां तक जाता है, तो 2900 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो था वो 70 किलोमीटर तक और ये वाला 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। अब ये कोर की बात करते हैं, तो कोर के अंदर भी दो कोर है। ये एक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोर, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आंतरिक कोर बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात है, ये बाह्य कोर आपको किस अवस्था में मिलेगा, तरल अवस्था में मिलेगा। और आंतरिक कोर जो है ये आपको किस अवस्था में मिलेगा, फिर से ठोस अवस्था में। तो पहले तो ये समझते हैं कि बाह्य कोर के बारे में कि ये है कहां से कहां तक। तो बाह्य कोर आपको 2900 से स्टार्ट होकर ये कहां तक जाता है, तो ये 5150 किलोमीटर तक जाता है। कहां तक जाता है, याद रखिएगा, ये 5150 किलोमीटर तक जाता है। और इसका जो घनत्व होता है, ये घनत्व होता है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि इतना ज्यादा घनत्व होने के कारण और यहां पर तापमान भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो तापमान के कारण ये 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होने के बावजूद भी तापमान के कारण ये क्या होता है, आपको किस अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है। आप लोग बात समझ जाओगे। इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, तो सबसे लास्ट आंतरिक कोर की बात करते हैं। और ये आंतरिक कोर जो है आप देखेंगे कि इसका जो घनत्व है ये काफी ज्यादा है, ये लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि यहां पे ये जो कोर है तापमान ज्यादा होने के बावजूद भी ये सॉलिड में ही एक फेज से दूसरे फेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेज जो होता है, इससे इसी के अगले फेज में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ये माना गया था कि ये बीसीसी से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेज से कन्वर्ट होके एससीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड फेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है वो रिसेंट रिसर्च ये बताते हैं कि ये बीसीसी फेज में ही होता है, लेकिन बीसीसी फेज का ही ये अलग फेज को क्या करता है, ये गेन कर लेता है। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा। अब जब हम लोग भूकंप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कौन कौन सी तरंगे होती हैं, ये तरंगे कहां जाती है और कैसे इसको पूरे तरीके से दर्शाती हैं, और इसके छाया क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, मॉड्यूल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।